नमस्कार सभी को। अभी पिछले वीडियो में मैंने जॉन मिल्टन की जो पोएम आपके एलटी के सिलेबस में है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे जो हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जिसमें लाइन 1 to 26 जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा बैच चल रहा है ऑनलाइन इवनिंग में 7 बजे से, और उसमें सारी पीडीएफ्स, जितना भी आपका जो भी सिलेबस है, पोएम वाइज, ऐसे वाइज, नॉवेल वाइज, प्ले वाइज, जो भी चीज़ें हैं वो सारे नोट्स एक पीडीएफ में आप लोगों को मिल रहे हैं जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट हैं, मतलब इररिलेवेंट कुछ भी नहीं है। जो भी है, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है सारा कुछ, और हर एक पॉइंट को सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कवर किया गया है। और जो हम एमसीक्यू यहाँ पर करा रहे हैं, इन्हीं एमसीक्यू से आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे एलटी ग्रेड में। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो अगर किसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है किसी भी टॉपिक को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को गूगल मीट पे क्लास चलती है, और बाकी क्वेश्चंस एमसीक्यू जो भी हैं, हालांकि यहाँ लेट आ रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, तो यूट्यूब पर जो मैं डाल रहा हूँ, पैराडाइज लॉस्ट 3-4 दिन पहले ही हमारा ख़त्म हो चुका था और एमसीक्यू हमने क्लास में कर लिए थे, बट ये थोड़ा सा लेट यहाँ पर वीडियो आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे जिनकी संभावना है हमारे एग्ज़ाम में आने की। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। पहला क्वेश्चन है, मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ टू। पैराडाइज लॉस्ट में जो स्टेटेड पर्पस है मिल्टन का, वो पूछा गया, वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट है, द प्रोलॉग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ द। जो पैराडाइज लॉस्ट का प्रोलॉग है वो शुरुआत होती है उसकी किसके इन्वोकेशन से? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, म्यूज़। यहाँ पर म्यूज़ आ जाएगा। एक मिनट ज़रा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय मिल्टन इन द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी नैरेटिव टेक्निक मिल्टन ने स्टार्टिंग में यूज करी है पैराडाइज लॉस्ट के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इन मीडियाज रेस, जिसको कहते हैं बिगनिंग इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। अपनी क्लास में मैंने समझाया है आखिर ये होता क्या है। फिर है, द प्रोलॉग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए। पैराडाइज लॉस्ट के प्रोलॉग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो ये एक इन्वोकेशन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिफोर फॉलिंग फ्रॉम हेवन सैटन्स नेम वाज। जब हेवन से सैटन को निकाला गया, यानी हेवन से जब वो बाहर आया, तो उससे पहले, यानी जब वो हेवन में था, तो उसका क्या नाम था? ल्यूसीफर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम मिल्टन एक्सप्लोर्स इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में प्राइमरी थीम कौन सी है जो मिल्टन बताते हैं? तो पहला है द नेचर ऑफ गुड एंड इविल, दूसरा है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, तीसरा है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। तो ये सारी बातें इन्होंने करी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द प्रोलॉग मिल्टन आस्क फॉर हेल्प इन राइटिंग द पोएम फ्रॉम। मिल्टन जो है किससे मदद मांगते हैं इस पोएम को लिखने के लिए? तो जिसको हम इन्वोकेशन कहते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, पहला ए हेवनली म्यूज़, दूसरा है इमॉर्टल पोएट, तीसरा है ए फॉलन एंजल,
चौथा अ ह्यूमन रीडर। तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग की ही लाइन में, तो ए हेवनली म्यूज़ है और एक एपिक की ये एक फीचर भी है उसमें इन्वोक किया जाता है। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द प्रोलॉग। केवल प्रोलॉग की टोन क्या है। तो जो ओवरऑल टोन है वो आपके सामने अर्नेस्ट एंड सीरियस टोन है, और वैसे भी मिल्टन ने जो ये एपिक लिखा है हर जगह आपको सीरियसनेस दिखेगी। एपिक का ये भी एक फीचर होता है। इन व्हाट स्टाइल डिड जॉन मिल्टन राइट पैराडाइज लॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है। किस स्टाइल में पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है, तो ऑप्शन डी ब्लैंक वर्स। हाउ मैनी बुक्स वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो फर्स्ट एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का 1667 में, तो उसमें कितनी बुक्स थी ये पूछा गया। तो बुक 10 थी फर्स्ट में, जो रिवाइज्ड एडिशन आया था सेकेंड उसमें 12 हो गई थी। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। यही सेम क्वेश्चन LT ग्रेड में लास्ट ईयर आया था। तो ओपनिंग लाइन है वो मिल्टोनिक इन्वर्जन का यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड एव अकर। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जेनेसिस बाइबल की एक बुक है जिससे ये स्टोरी एडम एंड एव की ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिवाइज्ड विद 12 बुक्स इन। जब ये मतलब एक रिपब्लिकेशन इसका आया था 12 बुक्स के साथ, तो ये कब आया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1674। ध्यान रखिएगा। देखिए ये बुक जो है 1665 में लिखकर तैयार हुई, 1667 में पब्लिश हुई, 1674 में रीपब्लिश हुई। तो ये सारे मेरे नोट्स में मैंने इन पॉइंट को डाला है, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज़ ए। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, सोनेट है, एपिक है। तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपको मिल जाता जवाब एपिक का। तो ये एक एपिक है, बैलेड नहीं है, मॉक एपिक नहीं है। हाउ मैनी बुक्स इज़ पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए जिसमें सीधे पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक में डिवाइडेड है, तो हम फाइनल वर्जन की यानी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु वाज द प्राइमरी पब्लिशर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी यानी पहला पब्लिकेशन जब आया था, तो इसका कौन पब्लिशर था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल सिमंस। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मिल्टन्स इन्वोकेशन एट द बिगनिंग ऑफ बुक 1। पर्पज़ क्या होता है मिल्टन के इन्वोकेशन का, तो पहला है टू समराइज द प्लॉट, दूसरा है टू कॉल अपॉन डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर द पोएम, तीसरा है टू इंट्रोड्यूस सैटन्स कैरेक्टर, टू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ हेल्थ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू कॉल अपॉन डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर द पोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग और प्लेस ऑफ एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। बुक 1 की जो सेटिंग है वो क्या है, तो बुक 1 जो ओपन होती है सभी को पता है उसमें किसकी बात करी गई है, हेल की बात करी गई है, क्योंकि सबसे पहले उसमें सैटन और उसके जो अदर फ्रेंड्स या एंजल्स कह सकते हैं उसके, उन्हीं के साथ दिखाया जाता है वो। द ब्लैंक वर्स यूज्ड बाय मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट इज। तो जो ब्लैंक वर्स यूज करी गई है मिल्टन द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या है, तो ब्लैंक वर्स कहीं भी यूज करी जाए तो सभी को पता होना चाहिए अनराइम्ड होती है और आइएम्बिक अनराइम्ड होती है और आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी है, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। देखो नो राइम स्कीम होती है, ध्यान रखिएगा। ब्लैंक वर्स में क्वेश्चन आया था, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पे ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। तो फ्री वर्स में ना राइमिंग स्कीम होती है, ना ही उसमें मीटर को फॉलो किया जाता है, बट
ब्लैंक वर्स में मीटर को फॉलो किया जाता है और राइमिंग स्कीम नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा ये। व्हाट इज़ द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इन बुक 1? बुक 1 में हेल का जो फिजिकल एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो कैसा दिया गया है? लश ग्रीन पैराडाइज है, या सेरीन क्वाइट मीडो है, या ब्राइट सेलेस्टियल सिटी है, या डार्क फायरी बर्निंग लेक फ्लेम्स विद नो लाइट? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हेल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट डज द टर्म इन मीडियाज रेस्ट लिटरली मीन? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया लिटरली इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो लिटरली मतलब होता है इसका इन द मिडल ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया है कि इसमें किसका रेफरेंस हमें नहीं मिलता है। तो माउंट सियोन का मिलता है, माउंट ओरेब और सिनाई का मिलता है, माउंट स्केफेल का नहीं मिलता, एओनियन माउंट का भी मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन पैराडाइज लॉस्ट द एक्ट ऑफ मैंस डिसओबीडियंस ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट रिजल्टेड इन? जो गॉड ने जो नियम कानून बनाए होते हैं तो उसकी अवज्ञा की जाती है, उसका उल्लंघन किया जाता है फर्स्ट, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये पूछा गया है। तो इसमें यानी लॉस ऑफ पैराडाइज जिसका रिज़ल्ट होता है, यानी एडम एंड इव को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, तो लॉस ऑफ पैराडाइज है। नेक्स्ट है मिल्टन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स हिज पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट एज? तो ये अपना पर्पस बताते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। तो अभी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी इसकी, तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, KVS में पहले पूछा गया, DSSB में पूछा गया, TGT PGT में पूछा गया, ये पूछा जाता है, और आपके एग्ज़ाम LT में भी ये आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है वो कुछ ऑप्शंस आपके सामने ऐसे रख दें जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसको रट लीजिए आप लोग। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ बुक 1 इन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बुक 1 का क्या सब्जेक्ट है ये पूछा गया। तो अभी सेम बताया ना, किस भी तरीके से पूछ सकते हैं। द एग्जाइल फ्रॉम पैराडाइज यही बुक 1 का सब्जेक्ट है। Who is the shepherd in the following line? That shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth. इस कोट को मैंने एक्सप्लेन किया था अपने क्लास में कि दैट शेफर्ड, उस शेफर्ड की ये बात करते हैं जिस शेफर्ड ने इंस्पायर किया था किसको? हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। चूजन सीड का मतलब चूजन पीपल से है, यहाँ पर जो इज़राइल के पीपल हैं उनको, उनकी बात करी गई है। इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ, कि कैसे इस दुनिया में हेवन एंड अर्थ क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन है शेफर्ड, तो शेफर्ड की बात करेंगे तो मोसेस हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। हु इज़ द नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1? नरेटर कौन है? तो नरेटर पोएट हिमसेल्फ हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द नेम ऑफ सैटर्न एज एन एंजल इन हेवन इज, ये शायद अभी ऊपर आ चुका था सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी उस क्वेश्चन की। तो ल्यूसीफर नाम होता है सैटर्न का इससे पहले। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटर्न सेकंड इन कमांड और चीफ्स लेफ्टिनेंट? तो ये बेल्ज़ेबब हैं जो सेकंड इन कमांड होते हैं सैटर्न के। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने लाइन 1 to 26 ही पूछी हैं, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है इसमें। What is the name of the capital city assembly hall that the fallen angels begin to construct in hell? तो उसका नाम था पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम एक कैपिटल सिटी या एक हॉल इन्होंने जो फॉलन एंजल्स थे उन्होंने बनाया था। Who is the speaker of the famous line better to reign in hell than serve in heaven? इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूछी नहीं जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल LT ग्रेड में स्पेसिफिक ये लोग बात करते हैं, तो इसको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए।
तो ये सैटर्न की लाइन है। सैटर्न बोलता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। What is the name of the demon who is described as the architect of Pandemonium in Book 1? ये भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये मुल्सिबर, ये उनके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बट एलटी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो मुल्सिबर ने पैंडेमोनियम को बनाया था। The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven। ये भी कोट है आपके पैराडाइज लॉस्ट से। तो ये किसने कहा है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सैटर्न ने कहा है। टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम बात करें एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको नहीं पूछेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, यानी सैटर्न्स डिज़ायर फॉर रिवेंज अगेंस्ट गॉड, एडम एंड इव्स डिज़ायर फॉर नॉलेज, द फॉलन एंजल्स रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सैटर्न्स सोलिलॉकी ऑन हिज करंट स्टेट ऑफ बीइंग। विच पोएट डिक्लेयर्ड मिल्टन द गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो किस पोएट ने मिल्टन के लिए कहा था द गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो एल्फा लॉर्ड टेनिसन ने ये बात कही थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच लिटरेरी टेक्निक इज एविडेंट इन मिल्टन्स यूज ऑफ बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन? जो अभी लाइन मैंने ऊपर पढ़ी थी उसमें इन्होंने पूछा है कौन सी लिटरेरी टेक्निक का यूज किया गया, यानी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा मिलता है इसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीथीसिस देखने को मिलता है। What effect does Milton's use of blank verse achieve in Book 1? Book 1 में पूछा है इन्होंने मिल्टन के ब्लैंक वर्स के यूज़ के बारे में, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला है आपके ऑप्शन, इट क्रिएट्स ए रिजिड राइम्ड स्ट्रक्चर। तो राइम्ड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है भाई ब्लैंक वर्स में, अभी ऊपर बात करी थी हमने। इट अलाउज फॉर नेचुरल फ्लेक्सिबल स्पीच रिदम्स, तो कह सकते हैं क्योंकि बात फ्लेक्सिबल की हो रही है, मान सकते हैं इस ऑप्शन को। आगे भी देख लेते हैं, इट सिंप्लीफाइज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, तो लैंग्वेज को ये सिंप्लीफाई नहीं करता है। इट मिमिक्स प्रोज नैरेटिव, यही नहीं, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक वर्स जो है कहीं ना कहीं राइम स्कीम को फ्लेक्सिबल बनाता है, नेचुरल बनाता है। द रिमार्क मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये रिमार्क किसने दिया था ये पूछा गया। तो एस.टी. कॉलेज ने कहा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड and a liberty when of devil and hell is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it। ये पूरा एक कोट है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछा जाता है मिल्टन वाज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये किसने कहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, विलियम ब्लैक ने कहा है इनके बारे में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द फॉलन एंजल्स टू बिल्ड पैंडेमोनियम? पैंडेमोनियम को बनाने में कितना समय लगा था? तो 1 आवर। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? किस बुक में फॉल होता है? तो ये ऑप्शन सी बुक 9। ये भी एलटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? कौन सा स्टेटमेंट अर्थ के बारे में सही है? It was created before God the Son, या अर्थ hangs from heaven by a chain, the earth is a lotus flower, the earth revolves around the sun। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थ hangs from heaven by a chain। पृथ्वी जो थी वो हेवन से एक चेन से जुड़ी थी। हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक ए म्यूज? ये आपका आ सकता है, क्योंकि बात जब इन्वोकेशन की है तो ये क्वेश्चन बन सकता है एलटी ग्रेड में, तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन इम्यूलेट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पोएट को मिल्टन इम्यूलेट करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी बोथ वर्जिल एंड होमर हो जाएगा।
ये भी इम्पोर्टेंट है, हु डज मिल्टन नेम एज इज हेवनली म्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरेनिया हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं ए बी सी डी, आप उस मान लीजिएगा, उसको कंसीडर कर लीजिए। Eve ate the forbidden fruit from the tree of knowledge. Milton named this fruit in book 8. What fruit was this? क्वेश्चन है, इव ने एक फॉरबिडन फ्रूट खाया था और सबसे पहले इव ने ही खाया था, तो मिल्टन ने इस फ्रूट को क्या नाम दिया था बुक 8 में, ये पूछा गया। तो वो एप्पल। जब हम पैराडाइज लॉस्ट बुक भी खरीदते हैं तो उसमें जो सबसे ऊपर जो पिक्चर बनी होती है उसमें ईव बनी होती है और ये एप्पल का एक पिक्चर होता है, तो ये एप्पल है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू एडम एंड इव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, किस बुक में एडम एंड इव पहली बार मिलते हैं? एलटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बी है बुक 4। फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं। मिल्टन आस्क्ड द हेवनली म्यूज टू, मिल्टन जो है क्या कहते हैं हेवनली म्यूज से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंस्पायर हिम एंड गाइड द स्टोरी। हु इज द म्यूज दैट मिल्टन इन्वोक्स? पहला है एन एंशियंट रोमन गॉडेस ऑफ विजडम, दूसरा है द क्लासिकल म्यूज दैट इंस्पायर्ड वर्जिल टू राइट द एनियड, या द म्यूज दैट इंस्पायर्ड मोसेस टू राइट जेनेसिस। जस्ट ऊपर अभी बात करी थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, द म्यूज दैट इंस्पायर्ड मोसेस टू राइट जेनेसिस। आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं हमें। अकॉर्डिंग टू मिल्टन विच आर द फॉलोइंग लेड टू एडम एंड इव्स डिसओबीडियंस, तो इसको देख लेते हैं। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था, किस चीज़ ने उनको लीड किया था डिसओबीडियंस करने के लिए, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, ये पूछा गया है। पहला, दे वर फोर्स्ड इनटू डिसओबीडियंस बाय द होली स्पिरिट, गलत। दे वर डिसीव्ड इनटू डिसओबीडियंस बाय सैटन, यही सही है, सैटन डिसीव करता है उनको डिसओबीडियंस के लिए। बाकी आगे, दे वर मिसलीड बाय देयर ऑन डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, नो। दे वर कन्विंस्ड बाय अदर मैन टू डिसओबे गॉड, नो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन कास्टिंग द ग्रीक एंड रोमन गॉड्स ऑफ अर्लियर एपिक्स एज मेयर फॉलन एंजल्स, व्हाट डज मिल्टन सजेस्ट अबाउट दीज एंशियंट नेशंस? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब ग्रीक एंड रोमन गॉड्स के जो जिनको अर्लियर एपिक्स में यूज किया गया एज मेयर फॉलन एंजल्स, तो इसमें जो है इस वर्क में मिल्टन जो है उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला, दैट दे हैड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स ट्रुथ। दूसरा, दैट देयर गॉड्स वर जस्ट एज पावरफुल एज द क्रिश्चियन गॉड। या तीसरा, दैट देयर गॉड्स वर लेस पावरफुल दैन द क्रिश्चियन गॉड। चौथा, दैट देयर गॉड्स वर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रू क्रिश्चियन गॉड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट देयर गॉड्स वर लेस पावरफुल दैन द क्रिश्चियन गॉड। What is the name of the sequel to Paradise Lost? Paradise Lost के सीक्वल का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, Paradise Regained। Who was the first to eat the forbidden fruit? सबसे पहले forbidden fruit किसने खाया था? तो ये ईव ने खाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, आ सकता है आपके एग्जाम में। After they have both eaten from the tree of knowledge, the first thing Adam and Eve do is, ट्री ऑफ नॉलेज से उस फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद पहला एक्ट क्या किया था इन लोगों ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिज़ायर फॉर ईच अदर। हु इज़ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? ये जो क्वेश्चन था आपके एलटी ग्रेड में आया था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, क्योंकि विलियम गोल्डिंग का एक नॉवेल भी है आपके सिलेबस में, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो ये उससे आया था क्वेश्चन, लेकिन सेम यही था, मतलब उसका जवाब यही होगा, बेल्ज़ेबब। ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कौन थे? बेल्ज़ेबब। मिल्टन्स इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज इन बुक 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लासिकल लिटरेरी डिवाइस? तो जो इन्वोकेशन की बात करी गई, जो इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज इन बुक 1 है, तो वो किस लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो ऑब्वियसली एपोस्ट्रॉफी है, उसमें एड्रेस किया जाना, किसी को संबोधित करना, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो बी हो जाएगा। पूछा जा सकता क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ मिल्टन्स सिंटैक्टिक स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट? जो मिल्टन की सिंटैक्टिक स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट में, उसके की फीचर क्या है?
यूज ऑफ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, तो मिल्टन ने तो कभी शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए हैं। फ्रीक्वेंट रेटोरिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा मान सकते हैं बट इसमें वर्ड फ्रीक्वेंट यूज किया गया तो ऐसा नहीं है। इसके बाद जो पोएम है उसमें रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कौन सी पोएम है, कैनोनाइजेशन, उसमें ज़रूर हैं जो जॉन डन ने लिखी है, बट यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंट रेटोरिकल क्वेश्चंस की बात नहीं करी गई। इन्वर्जन एंड लॉन्ग पीरियोडिक सेंटेंस, बिल्कुल सही बात, इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, लॉन्ग पीरियोडिक सेंटेंसेस का यूज़ हुआ है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिल्टन्स स्टाइल इन बुक 1 इज़ मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, मतलब सबसे ज़्यादा बार बार किस फिगर ऑफ स्पीच को देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली सिमिली, एपिक सिमिली, ग्रैंड स्टाइल, मिल्टोनिक इन्वर्जन, इनकी जब भी बात हो तो सीधा सीधा मिल्टन को टिक करिएगा। विच एपिक कन्वेंशन इज़ नॉट यूज्ड इन मिल्टन्स स्टाइल इन बुक 1, पूछा गया है कौन सी एपिक कन्वेंशन को बुक 1 में नहीं यूज किया गया। बिगनिंग इन मीडियाज रेस यूज़ किया गया, इन्वोकेशन टू द म्यूज यूज़ किया गया, यूज़ ऑफ राइम स्कीम, तो राइम स्कीम का यूज़ नहीं है, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे का भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है, एपिक कैटलॉग, तो एपिक कैटलॉग तो है ही खैर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइम स्कीम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे 4 ऑप्शन जो हमने रखे हैं, बिगनिंग इन मीडियाज रेस, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शंस भी देखना इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं ऑप्शन से वो नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो तैयारी हमें करनी है वो जो 60 क्वेश्चन करते हैं या 50 क्वेश्चन जो हम करते हैं, वो सिर्फ 50 क्वेश्चन ना हो करके उनके 4 ऑप्शन है तो वो 200 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिल्टन्स टोन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, कौन सी टोन यूज़ करी गई है। हालांकि अभी ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें आई थिंक सीरियस करके आई थी, यहाँ पर ग्रैंड एंड एलिवेटेड ऑप्शन है, तो आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। मिल्टन्स स्टाइल इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स, तो लैटिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटर्न इन बुक 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सी हो जाएगा, एपिक ग्रैंडवर एंड सब्लिमिटी। मिल्टन्स डिक्शन इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड, मिल्टन ने जो डिक्शन यूज किए हैं बुक 1 में, तो उसको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो जो डिक्शन है इनके वो आर्केइक है एंड एलिवेटेड है। एलिवेटेड एक टर्म आप पकड़ लीजिए जो मिल्टन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, और आर्केइक्स जानते ही होंगे, जो ओल्ड आर्केइक टर्म्स होते हैं ग्रामर में या इंग्लिश में, जैसे डथ पहले होता था, अब डस बोलने लगे हैं, दाऊ होता था, यू हो गया, तो ये आर्केइक टर्म होते हैं। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स मिल्टन्स ओवरऑल स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ओवरऑल जो स्टाइल है बुक 1 की वो क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ओवरऑल हमें देखने में मिल जाता है ग्रैंड स्टाइल, बिल्कुल सही बात है, ग्रैंड स्टाइल है मिल्टन की। व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन की जो ग्रैंड स्टाइल उसके की फीचर क्या हैं, यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, लैटिन इन्फ्लुएंस एंड मैजेस्टिक टोन, तो सही बात है, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, लैटिन इन्फ्लुएंस एंड मैजेस्टिक टोन की बात करी गई है। सिंपल डिक्शन एंड कन्वर्सेशनल फ्लो नहीं है, नैरेटिव इंटरप्शंस बाय द ऑथर नहीं है। मेन जब ग्रैंड स्टाइल की बात करेंगे तो ग्रैंड स्टाइल, इसको ही ग्रैंड स्टाइल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एलिवेटेड और लॉन्ग सेंटेंसेस, इनको हम ग्रैंड स्टाइल में इंक्लूड करते हैं। ब्लैंक वर्स एंड कलोक्वियल लैंग्वेज, हालांकि ब्लैंक वर्स का उन्होंने यूज़ किया बट वो ग्रैंड स्टाइल का एक हिस्सा नहीं है, ये मान के चलिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल व्हाट इज़ मीन्ड बाय इन्वर्जन, तो इन्वर्जन का जैसे इन्होंने यूज़ किया उसका क्या मतलब है, तो चेंजिंग द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस, उसको इन्वर्जन कहते हैं। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इंक्लूड्स द यूज ऑफ एपिक सिमिलीज, दीज आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कर लीजिएगा इनको और सॉल्व करिएगा। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इंक्लूड्स द यूज ऑफ एपिक सिमिलीज, दीज आर शॉर्ट एंड कॉमन कंपेरिजन्स, नो, सिंपल मेटाफर्स, नो, एक्सटेंडेड एलेबोरेट कंपेरिजन्स ओवर मैनी लाइन्स, बिल्कुल सही, इसी को एपिक सिमिली कहते हैं, तो यही ऑप्शन सही है, सी वाला। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट कंट्रीब्यूट टू द ग्रैंड स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो
पैराडाइज लॉस्ट की जो ग्रैंड स्टाइल है तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, यूज़ ऑफ राइम, तो यूज़ ऑफ राइम तो है ही नहीं। रियलिस्टिक डायलॉग्स, इन्वोकेशन ऑफ क्लासिकल एंड बिब्लिकल एल्यूजन, बिल्कुल सही बात है, सी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं, जो सी है ऑप्शन वो ज़्यादा सही है। हाउ डज मिल्टन्स यूज़ अ ब्लैंक वर्स सपोर्ट द ग्रैंड स्टाइल, पूछा गया है इस ग्रैंड स्टाइल को मिल्टन का जो ब्लैंक वर्स का यूज है वो एज ए सपोर्टिव की काम कर रहा है, तो कैसे। इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इट फोर्सेस राइम एंड रिदम, तो राइम एंड रिदम तो ब्लैंक वर्स में होता नहीं है। इट अलाउज फ्रीडम विद इन एन एलिवेटेड, बिल्कुल सही, एक वर्ड हमने एलिवेटेड पकड़ लिया, उससे भी आप कर सकते हो। बाकी ब्लैंक वर्स में अभी ऊपर भी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फ्रीडम या नेचुरल स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो सी हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। वाई वॉज जॉन मिल्टन मॉकिंगली कॉल्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे पिछली बार अल्फा ऑफ द प्लो आया था एजी गार्डनर के लिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। डिस्पर्स्ड मेडिटेशन आया था, ऐसे ऑफ एलिया आया था, तो ये कुछ की वर्ड किसी पर्टिकुलर पोएट के लिए कोई फ्रेज़ या कुछ यूज किया जाता तो पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो लेडी ऑफ क्रिस्ट चूँकि जॉन मिल्टन को कहा जाता था, तो क्यों कहा जाता था, बी हो जाएगा, ड्यू टू हिज डेलिकेट लुक्स एंड जेंटल मैनर्स। लेडी ऑफ क्रिस्ट इज निक नेम गिवन टू जॉन मिल्टन ड्यूरिंग हिज टाइम एट, तो ये कहाँ पढ़ते थे, क्रिस्ट कॉलेज में, तब इनको ये नाम दिया गया था, ऑप्शन सी। तो ये जो 70 क्वेश्चन आपके हैं, ये 70 क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस हैं, इससे मान के चलिए आपके 200-250 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, और हर टॉपिक में हम ऐसे ही 60-70 क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते आप सारे याद रखिए। बाकी डिटेल में समझने के लिए पढ़ना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे सीधे मैं आपको एडमिट कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी कैनोनाइजेशन भी हो गया, द रेप ऑफ द लॉक हो गया है, तो उसके भी MCQ वीडियो बनाने हैं, मैं बना दूंगा बाद में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।